सोचो एक पल के लिए, शादी का मंडप सजा है, लेकिन ये कोई आम शादी नहीं। यहां दुल्हन वरमाला नहीं, बोली लगाने आई है और दूल्हा बिकने वाला है। हाँ, ये कहानी है एक ऐसी परंपरा की जहां दहेज नहीं लिया जाता, बल्कि दूल्हे की कीमत लगाई जाती है। क्या आपने कभी सुना है बाय वन ग्रूम गेट टू काउस फ्री? नहीं? तो चलिए आज आपको सुनाते हैं भारत की एक ऐसी परंपरा जो जितनी अनसुनी है उतनी ही असली है। भारत के घने जंगलों, पुराने किलों और धूल भरी पगडंडियों के बीच आपको एक ऐसा दृश्य दिखता है जो एकदम अनोखा है। सामने एक मंडप सजा है, लेकिन कुछ अलग है। दुल्हन अपने गहनों के साथ खड़ी है और सामने खड़ा दूल्हा बिकने वाला है। हाँ, आपने सही सुना। इस बार शादी में दुल्हन खरीद रही है अपने दूल्हे को, और उसके पास है कुछ गायें, 2 बोरी अनाज और एक मोटा सा मुर्गा। ये कोई मजाक नहीं है, ये है भारत की प्राचीन जनजातियों में से एक रिवाज, जहां दुल्हन देती थी दहेज और दूल्हा होता था बेचने के लिए। सो बिफोर यू गेट कंफर्टेबल, टेक अ मोमेंट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब, बट ओनली इफ यू जेन्युइनली एंजॉय व्हाट आई डू हियर। आप अब एक बीहड़ गांव में हो, जहां सूरज अभी ढला है और चूल्हों से धुआं उठ रहा है। बैलगाड़ियां धीरे धीरे सरक रही हैं और आज रात गांव में एक शादी है। लेकिन यहां की परंपरा बाकी दुनिया से उलट है। यहां शादी का मतलब है दुल्हन अपने भावी पति को खरीदती है। खास तौर पर उत्तर पूर्व भारत और कुछ आदिवासी समुदायों में यह परंपरा सदियों तक चलती रही। इसे ब्राइड प्राइस कहा जाता था, यानी लड़की अपने ससुराल वालों को पैसे, जानवर या अनाज देती थी ताकि वह लड़के से शादी कर सके। थोड़ा उल्टा लगता है ना, खासकर जब हम भारतीय समाज में आम तौर पर दहेज की बात करते हैं, ये जो लड़की के घर से जाता है। लेकिन यहां लड़की का परिवार खुद तय करता था कि दूल्हा कितना कीमती है, और लड़के की कीमत उसकी ताकत, खेत की उपज और कभी कभी उसके डांस मूव्स से भी तय होती थी। अब सोचो जरा, एक गांव की लड़की है, नाम मान लो गोमती। गोमती को गांव का एक लड़का पसंद है, गबरू जवान, ऊंची नाक और भारी बैल। अब गोमती का पिता उस लड़के के घर जाता है और सीधा कहता है, हमारी गोमती तुम्हारे लाल से शादी करना चाहती है, बोलो क्या भाव है। अब यहां आती है मोल भाव की बारी। लड़के का परिवार कहता है 2 बैल, 4 बकरियां और 50 किलो चावल। गोमती का पिता मुस्कुराता है, 2 बैल बहुत हैं, 1 बैल और एक मुर्गा लो, बाकी 40 किलो चावल देंगे। सौदा पक्का हो जाता है। इतिहासकारों में आज भी बहस होती है कि यह परंपरा असल में महिला सशक्तिकरण का रूप थी या बस एक और लेन देन का जरिया। कुछ कहते हैं कि इसमें लड़की को ज्यादा आजादी मिलती थी क्योंकि वह अपने लिए वर चुन सकती थी। वहीं कुछ का मानना है कि यह भी एक तरह का सौदा ही था, बस रोल उल्टे थे। अब अगर आप सोच रहे हो कि इसमें दूल्हा बेचारा लगता है, तो रुको, कहानी में ट्विस्ट है। कई जगहों पर लड़का खुद बिकने के लिए तैयार होता था, क्योंकि उसे पता होता था कि दुल्हन के घर से जो मिलेगा उससे उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक मजबूत बैल, कुछ खेत और शायद एक नया हल, और बदले में उसे सिर्फ शादी करनी है। एक पुरानी लोक कथा सुनो। छत्तीसगढ़ के एक गांव में एक लड़का अपनी मां से कहता है, माई, मुझे शादी करनी है, लेकिन मैं बेरोजगार हूं। मां कहती है, तू चिंता ना कर बेटा, खुद को बेच दे। लड़का गांव के चौक में खड़ा हो जाता है और तख्ती पर लिखता है, सुदर्शन लड़का, खेती में निपुण, दहेज नहीं, मूल्य लो। एक अमीर किसान की बेटी आती है और सौदा तय हो जाता है। शादी के बाद लड़का कहता है, मां, इस बार मैं मुफ्त में हल नहीं खरीदूंगा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह ज्यादा सही था या आज का सिस्टम? ब्राइड प्राइस का यह रिवाज भारत के कई हिस्सों में धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर यह अब भी देखने को मिलता है, खासकर उन समुदायों में जहां औरतों की सामाजिक भूमिका पुरुषों के बराबर या उससे भी ज्यादा मानी जाती है। तुलना करो आज के उत्तर भारत से, जहां दहेज को लेकर इतना संघर्ष है, कानून है, परंपराएं हैं, फिर भी उसका गलत उपयोग होता है। वहीं इन पुरानी जनजातियों में लड़की की शादी मतलब उसकी मर्जी, उसकी खरीदारी और उसका चुनाव। अब जरा सोचो, अगर आज के जमाने में भी ये रिवाज होता तो टिंडर पर प्रोफाइल कुछ ऐसे दिखते, 33 बकरे,
लासा एक ट्रैक्टर, बाज नॉन स्मोकर खरीदने के लिए तैयार। ये सब सोचते सोचते आप एक झोंपड़ी के सामने से गुजरते हो जहां अंदर से गीत आ रहा है। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। नहीं, वो शादी की बारात है। इतिहास अपने अजीब पलों में कभी कभी एक आईना भी होता है, और कभी एक झप्पी, या कम से कम एक बैल की कीमत। अब जब तुम उस जनजातीय गांव से आगे बढ़ते हो, तुम्हारे कदम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। इस बार तुम्हारे सामने एक विशाल किला है, जिसकी दीवारों पर झंडे फहर रहे हैं और अंदर से ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही हैं। लेकिन ये कोई आम शादी नहीं, ये है एक राजघराने की शादी। और नियम है इतने सख्त कि आज के समय में लोग शर्त लगा लें कि दूल्हा दुल्हन खुद नहीं जानते कि उनकी शादी क्यों हो रही है। तुम महल के आंगन में खड़े हो, जहां दुल्हन एक सुनहरे पालने में बैठी है। हां, पालना, क्योंकि इस शादी में दुल्हन की उम्र है सिर्फ 6 साल और दूल्हा शायद 12 या कभी कभी 30 भी। यह है भारत की बाल विवाह परंपरा, जो सदियों तक चली। मुख्य कारण सत्ता, संपत्ति और जातिगत गठजोड़। जरा सोचो, राजा अपने पड़ोसी राज्य से दोस्ती पक्की करना चाहता है। क्या करेगा? अपनी बेटी की शादी उस राज्य के शहजादे से कर देगा, वो भी तब जब दोनों बच्चों ने अभी तक एबीसी भी नहीं सीखी होती। इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा करना कई बार जरूरी समझा जाता था, क्योंकि बड़े होते ही बच्चे कहीं और शादी कर लेते तो गठबंधन कमजोर हो जाता। इसीलिए शादी पहले करवा दी जाती और गृहस्थी बाद में बसती। अब तुम्हें लगता होगा कि उस जमाने में लोग सोचते नहीं थे। अरे, सोचते थे, बट उनकी प्राथमिकताएं अलग थीं। लड़कियों की शादी जल्दी करना मतलब इज्जत बचाना, और लड़के की शादी करवा देना मतलब वंश सुरक्षित करना। इतिहासकारों में आज भी बहस है कि बाल विवाह की शुरुआत धर्म से जुड़ी थी या राजनीति से। कुछ कहते हैं कि यह धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या का परिणाम था, तो कुछ मानते हैं कि समाज की सुरक्षा नीति थी। जो भी हो, इसका असर सबसे ज्यादा उन मासूमों पर पड़ा जिनका बचपन पालने से सीधे विवाह मंडप में चला गया। एक प्रसिद्ध कथा आती है राजस्थान से, जहां एक राजा ने अपनी बेटी का विवाह एक मृत राजकुमार से करवा दिया, ताकि उसका नाम और रुतबा राजघराने की बहू बनकर जिंदा रहे। शादी के बाद उसे सती बना दिया गया। और हां, सती प्रथा, उस पर हम अगले सेक्शन में आएंगे। अभी जरा ठहरो और सोचो। बालिका वधू का वो सीरियल याद है, जो एक समय हर घर में चलता था? वो सिर्फ कल्पना नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक प्रतिबिंब था उन रिवाजों का जो न चाहते हुए भी निभाए जाते थे। एक छोटा मजेदार किस्सा सुनो। एक गांव में बाल विवाह हुआ। दूल्हा और दुल्हन दोनों को शादी का मतलब नहीं पता था। शादी के बाद लड़का अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलने चला गया और दुल्हन रोने लगी। ये कैसा पति है जो मुझे चॉकलेट भी नहीं देता? दादी बोली, अभी बच्चा है, बड़े होते ही देगा। अब सोचो जरा, बचपन जिसमें आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हो, वहीं कोई बच्चा शादी का लहंगा पहन रहा है। इन परंपराओं को देखकर सवाल उठता है, क्या समाज ने वाकई तरक्की की है या सिर्फ लिबास बदले हैं? आज बाल विवाह पर कानून बन चुके हैं। 1929 में पहला शारदा अधिनियम आया, जिसने विवाह की न्यूनतम उम्र तय की, और फिर धीरे धीरे बदलाव शुरू हुए। लेकिन आज भी कई जगह चोरी छिपे ये रिवाज जिंदा है। छोटे गांवों में, सीमावर्ती इलाकों में, जहां लड़कियों की उम्र की गिनती अब भी कब ब्याह होगी से की जाती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इन विवाहों को देखकर एक ही बात समझ आती है। कभी कभी परंपरा इतनी ताकतवर होती है कि इंसानियत उसकी शिकार बन जाती है। अब तुम महल से बाहर निकलते हो, लेकिन पीछे एक दुल्हन की तस्वीर रह जाती है, छोटी सी, मासूम सी, और बर्फ की तरह चुप। उसके गहनों का वजन शायद उसके बचपन से भी भारी है। और इसी बीच ढोलक की थाप बदलती है और एक और रिवाज सामने आता है, जो कहीं ज्यादा गंभीर, ज्यादा दिल तोड़ने वाला है। अब जब तुम बाल विवाह के उस भारी सन्नाटे से निकलते हो, तुम्हारे कानों में एक और अजीब लेकिन कहीं ज्यादा भयावह परंपरा की आहट गूंजती है, सती प्रथा। सुनने में ही डरावनी, है ना? और अब तुम सोचो, क्या वाकई ऐसा होता था? तो जवाब है, हाँ, होता था। और कैसे होता था? अब वही जानने का समय है।
तुम एक खुली घाटी में खड़े हो जहां एक ऊंचा चिता बना हुआ है। उसकी लपटें अभी बुझी हैं, लेकिन माहौल में राख और रोश की गंध घुली हुई है। गांव के लोग अब भी वहां जुटे हैं, जैसे किसी त्योहार में आए हों। और उस चिता पर कुछ घंटे पहले एक विधवा महिला ने कूदकर प्राण त्याग दिए, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई थी। सती यानी पति के मरने के बाद पत्नी का अपने आप को जलती चिता में झोंक देना। लेकिन अपने आप शब्द पर जरा ध्यान दो, क्योंकि इतिहासकार अब भी इस बात पर बहस करते हैं कि यह कदम महिलाओं की श्रद्धा से उठाया जाता था या दबाव में। कुछ स्रोतों के अनुसार सती बनने वाली महिलाएं नशा दिया जाता था ताकि वे विरोध न करें। कुछ तो बेहोशी की हालत में चिता पर ले जाई जाती थीं। जरा सोचो, एक युवा लड़की, शायद अभी 15 या 16 की, उसका पति जो किसी युद्ध में मारा गया या किसी बीमारी से, और अब समाज चाहता है कि वो अपनी जिंदगी भी खत्म कर दे, सिर्फ इसलिए कि पति की परछाई तक जिंदा नहीं रहनी चाहिए। इतिहास में दर्ज है कि ये प्रथा खास तौर पर राजस्थान, मध्य भारत और बंगाल में फैली थी, खासकर उच्च जातियों में, जहां मर्यादा को जीवन से बड़ा मान लिया गया था। एक मशहूर घटना 1680 में जयपुर के पास हुई थी, जहां एक रानी ने नहीं बल्कि 13 रानियों ने एक साथ सती होकर राजा की चिता में कूद मार दी, और फिर उन्हें देवी की तरह पूजा जाने लगा। अब तुम सोचते होगे, क्या यह सब धर्म के नाम पर होता था? इसका जवाब आसान नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि वेदों में सती का जिक्र नहीं है, बल्कि ये एक बाद की सामाजिक विकृति थी। फिर भी कई विद्वान इसे धर्म की आड़ में पनपी पितृसत्तात्मक चालाकी मानते हैं। और एक फ्रिंज किनारे की कथा भी सुनो। कुछ गांवों में माना जाता था कि अगर पत्नी सती नहीं हुई तो मृत पति की आत्मा प्रेत बनकर गांव को परेशान करेगी, और इस डर से महिलाएं जबरदस्ती सती बनाई जाती थीं। एक मशहूर विरोधी नाम इस काली सच्चाई में रोशनी लाता है। राजा राममोहन राय, 19वीं सदी के इस समाज सुधारक ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर सती प्रथा पर रोक लगाने की मुहिम चलाई, और आखिरकार 1929 में सती को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन फिर भी यह परंपरा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। शायद तुमने अखबारों में सुना होगा, 1987 में राजस्थान के देवराला गांव में रो पड़ी देवी नाम की महिला सती हो गई। हजारों लोग देखने आए। उसकी चिता के चारों ओर मेले जैसा माहौल था। उसके बाद फिर से आंदोलन शुरू हुआ। सती स्तंभों को गिराया गया और कानून को और सख्त किया गया। तुम उस चिता के पास खड़े हो और सोचते हो, क्या यह परंपरा श्रद्धा थी या समाज द्वारा थोपी गई एक क्रूरता? इतिहासकार अब भी यह तय नहीं कर पाए हैं। कुछ लोकगीतों में सती को वीरांगना कहा गया, लेकिन क्या जबरदस्ती वीरता होती है? तुम्हारे आसपास की हवा अब भारी हो चली है। चिता की राख उड़ रही है और उसके साथ कई अनकही कहानियां भी। और अब इसी राख से उभरती है एक और पुरानी परंपरा, जो शायद तुम्हें चौंका देगी, लेकिन उसके पीछे की सोच कहीं ज्यादा पेचीदा है। क्योंकि अब बारी है एक ऐसी शादी की जहां इंसान नहीं बल्कि पेड़ से शादी होती है। हाँ, पेड़। और ये कोई मजाक नहीं। लेकिन उससे पहले जरा सांस लो। अभी अभी तुम एक चिता से गुजरे हो और उसकी गर्मी अब तक तुम्हारी आत्मा को झुलसा रही है। अब जब तुमने सती प्रथा की चिता की गर्मी से खुद को किसी तरह बचाया है, अगला पड़ाव तुम्हें एक हरे भरे पेड़ के नीचे ले जाता है। लेकिन ठहरो, यह कोई सादा सा पेड़ नहीं। इस पर रंग बिरंगे धागे लिपटे हुए हैं। उसके नीचे एक मंडप सजा है और उसके सामने एक दुल्हन खड़ी है, सजे धजे लहंगे में, गहनों से लदी हुई। पुजारी मंत्र पढ़ रहा है, अग्नि प्रज्वलित है, और कुछ ही पलों में वह लड़की पेड़ से शादी कर लेती है। हाँ, तुम्हारे कानों ने सही सुना, पेड़ से शादी। इस अनोखी परंपरा का नाम है वट विवाह, जो विशेष रूप से मध्य भारत और महाराष्ट्र में देखी जाती है। इसमें विवाहित महिलाएं वट, बरगद वृक्ष की पूजा करती हैं और खुद को उससे विवाह बंधन में बांधती हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ पूजा की नहीं है। असल में कुछ लोगों की पेड़ों से शादी कराना एक ज्योतिषीय उपाय भी होता था। और यहां से चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। मान लो तुम एक लड़की हो और तुम्हारी कुंडली में मांगलिक दोष है। ज्योतिष के अनुसार यह दोष शादी में संकट ला सकता है।
तो समाधान क्या है? एक फालतू शादी पहले करा दी जाती है ताकि असली पति बच जाए, और उस पहली शादी का दूल्हा कोई पेड़ हो सकता है। हाँ, जैसे पीपल, केला, या कभी कभी तो कुत्ते या मिट्टी के बर्तन तक। शास्त्रों के अनुसार ये शादी मांगलिक दोष को शांत कर देती है। अब तुम सोचो, कहीं असली पति की जान पेड़ की बलि पर टिकी है। एक फ्रिंज कथा यह भी कहती है कि अगर लड़की की पहली शादी पेड़ से हो तो असली पति की उम्र लंबी होती है। अजीब बात यह है कि इस पेड़ को बाद में काट दिया जाता है, क्योंकि विधवा बनाना जरूरी होता है ताकि लड़की दोबारा शादी कर सके। अब ये सब सुनकर शायद तुम्हें लगे कि यह बस अंधविश्वास है, लेकिन फिर इतिहास की किताबें पलटो तो पाते हो कि कई प्राचीन समाजों में प्राकृतिक तत्वों से विवाह आम बात थी। ग्रीस में, रोमन काल में, और यहां तक कि आदिवासी संस्कृतियों में भी। और अब एक किस्सा सुनो जिसने इस परंपरा को अचानक मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। 2007 में मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने भी एक मांगलिक दोष के कारण पेड़ से शादी की थी, या कम से कम मीडिया ने ऐसा दावा किया। फिर क्या था? देश भर में बहस छिड़ गई। क्या यह परंपरा सही है या फिर सिर्फ एक ज्योतिषीय ड्रामा? इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या वट विवाह का जड़ धर्म में है, या ये एक सामाजिक तिकड़म है जिससे लड़की की शादी सुरक्षित बना दी जाए। अब जरा तुम इस शादी को अपनी आंखों से देखो। लड़की 7 फेरे लेती है, पेड़ के इर्द गिर्द घूमती है, और उसकी सहेलियां तालियां बजा रही हैं। पुजारी कहता है, अब तुम पेड़ की पत्नी हो, और शादी हो गई। अब पेड़, वो तो वहीं खड़ा है, शांत, बेपरवाह, हवा में झूमता हुआ। शायद सोच रहा है, कम से कम मुझे ससुराल तो नहीं जाना पड़ेगा। पर एक बात गौर करने लायक है, इन परंपराओं में भले ही अंधविश्वास की बू हो, लेकिन इनके पीछे कहीं ना कहीं समाज की असुरक्षा, डर और समझौतों की रणनीति भी छिपी होती है। जैसे कि अगर लड़की की शादी में संकट है तो पहले किसी अनजान से कर दो ताकि असली जीवन साथी सलामत बचे। लेकिन क्या तुम सोच सकते हो कैसी होती होगी एक लड़की की मानसिक स्थिति? वो जानती है कि ये शादी सच्ची नहीं है, लेकिन समाज उस पर उतना ही जोर डालता है जितना किसी असली शादी में। और कहीं ना कहीं उसका मन खुद से ये सवाल पूछता है, क्या मेरी कुंडली मेरी किस्मत से बड़ी है? तुम उस पेड़ को फिर से देखते हो जो अब धागों और हल्दी से सजा हुआ है। उसके नीचे फूल बिखरे हैं, और लड़की अपने घर लौट गई है, तैयार अब किसी इंसान से शादी करने के लिए। तो हाँ, भारत में पेड़ों से शादी कोई मजाक नहीं, ये एक पूरे रिवाज का हिस्सा है। और अब जब तुमने शादी की इस हरियाली को देख लिया है, अगला पड़ाव तुम्हें एक गांव की गलियों में ले जाता है, जहां दुल्हनें शादी से पहले अपने होने वाले पति का इम्तिहान लेती हैं। जैसे जैसे ये कहानियां तुम्हारे भीतर उतरती हैं, तुम महसूस करते हो कि इन रस्मों की शोरगुल भरी दुनिया धीरे धीरे शांत हो रही है। ढोलक की आवाज अब एक हल्की सी धुन में बदल गई है, और शादी के पंडाल की रोशनी धीमी होती जा रही है। तुम्हारी सांसें लंबी और गहरी हो गई हैं, और मन में अब सवाल कम, सिर्फ तस्वीरें हैं। पेड़ों से शादी करती दुल्हन, दूल्हा जो घोड़े से गिर गया, और लाल मिर्च खाकर आंसू बहाता वह लड़का। इन अजीब परंपराओं में चाहे जो भी हो, वो एक जमाने का हिस्सा थीं, जहां शादी सिर्फ 2 लोगों की बात नहीं थी, बल्कि पूरे समाज का आयोजन हुआ करता था। और उस समाज के पास अपने नियम, अपने तरीके थे, कभी मनोरंजक, कभी विचित्र, और कभी कभी चौंकाने वाले। अब जब तुम तकिए पर सिर रखते हो, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, और दिमाग उन बेतुकी परंपराओं में कहीं गुम हो जाता है। याद रखो, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो तुम्हारे आसपास कहानियों में, परछाइयों में और सपनों में भी छिपा होता है। शुभ रात्रि। अब सो जाओ।